भारत में वोट देने का अधिकार ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन क्या हो अगर वो लिस्ट ही सवालों के घेरे में आ जाए जिसमें हम सबका नाम है। आज हम एक ऐसी ही प्रक्रिया की तह तक जाएंगे जो भारत की मतदाता सूचियों को पूरी तरह बदल रही है। चलिए इसे समझते हैं। सवाल तो बड़ा सीधा सा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी और काफी पेचीदा सरकारी प्रक्रिया है। किसी का नाम वोटर लिस्ट में कैसे आता है या उससे भी जरूरी कैसे हट सकता है, आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए इस पूरे मामले को 5 हिस्सों में समझते हैं। सबसे पहले आखिर दिक्कत क्या है, फिर देखेंगे कि इसका क्या हल निकाला गया, ये हल जमीन पर काम कैसे करता है, और फिर इस पर इतना विवाद क्यों है, और आखिर में वो सबसे बड़ा सवाल जो हमारे संविधान से जुड़ा है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं कि भाई इस सब की जरूरत ही क्यों पड़ी। जवाब है एक ऐसी वोटर लिस्ट जिसमें कह सकते हैं कि कुछ गंभीर गड़बड़ियां हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी लिस्ट जिसे देश की धड़कन के साथ बदलना होता है। पिछले कुछ दशकों में हुआ ये कि ये लिस्ट उतनी तेजी से बदल नहीं पाई। जिनकी मृत्यु हो गई उनके नाम कई बार लिस्ट में ही रह गए। लाखों लोग काम के लिए बड़े शहरों में चले गए पर उनका पता पुराना ही रहा। शहरीकरण, माइग्रेशन और डेथ्स का रिपोर्ट ना होना। और हाँ, एक आरोप ये भी लगता रहा कि लिस्ट में कुछ ऐसे नाम भी जुड़ गए हैं जो शायद भारत के नागरिक ही नहीं हैं। इन सब ने मिलकर वोटर लिस्ट की शुद्धता पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अब जब समस्या इतनी बड़ी हो तो उसका हल भी कुछ वैसा ही चाहिए था। तो भारत के चुनाव आयोग ने एक बहुत ही बड़ा और कह सकते हैं कि एक असाधारण कदम उठाया। एक मैसिव ऑडिट शुरू किया है जिसमें हर एक वोटर को चेक किया जाएगा। इसका नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR। देखिए, ये कोई रूटीन वाला सालाना अपडेट बिल्कुल नहीं है। ये एक जबरदस्त मुहिम है जिसमें चुनाव आयोग के अधिकारी सच में फिजिकली हर घर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं, सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए कि वोटर लिस्ट में जिसका नाम है वो वाकई वहीं रहता है या नहीं। मतलब नॉर्मल प्रोसेस और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। इस फर्क को एक आसान उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए जो नॉर्मल सालाना अपडेट होता है वो है गाड़ी की एक रेगुलर सर्विसिंग, लेकिन ये जो SIR है ये तो मानो गाड़ी का पूरा इंजन ही खोलकर एक एक पुर्जे को चेक करने जैसा है। इसीलिए इसे एक स्ट्रेस टेस्ट कहा जा रहा है। ये हमारी पूरी चुनावी व्यवस्था की बुनियाद को ही परख रहा है। अब इतने बड़े काम के मकसद भी दो हैं और दोनों ही बहुत जरूरी हैं। पहला, ये पक्का करना कि कोई भी एलिजिबल वोटर छूटना नहीं चाहिए, और दूसरा, उन हर नाम को लिस्ट से हटाना जो गलत हैं या अब एलिजिबल नहीं रहे। मतलब एक तरफ जोड़ना, दूसरी तरफ घटाना, और मकसद सिर्फ एक बिल्कुल साफ 100% सही वोटर लिस्ट। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या थी और उसका सल्यूशन क्या लाया गया। लेकिन सवाल ये है कि ये सब जमीन पर होता कैसे है, मतलब इसका प्रोसेस क्या है। चलिए देखते हैं। ये पूरा काम मोटे तौर पर 4 स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, जो मौजूदा वोटर लिस्ट है उसे फ्रीज कर दिया जाता है। स्टेप 2, बूथ लेवल के जो अफसर होते हैं वो घर घर जाते हैं वेरिफिकेशन के लिए। स्टेप 3, हर वोटर को एक खास फॉर्म पर साइन करके वापस देना होता है। ये एक तरह का सबूत है कि हाँ वो यहीं रहते हैं। और चौथा स्टेप, अगर कोई कंफ्यूजन या ऑब्जेक्शन है तो एक सीनियर ऑफिसर उसकी सुनवाई करके फाइनल फैसला लेते हैं। हाल का जो SIR हुआ वो 2 अलग अलग फेज में किया गया। चलिए देखते हैं ये कैसे आगे बढ़ा। इसकी शुरुआत एक राज्य में एक सफल पायलट प्रोजेक्ट से हुई और फिर इसे पूरे देश में फैलाया गया। फेज 2 का शेड्यूल काफी सख्त होता है। इसकी शुरुआत घर घर जाकर गिनती करने से होती है। इसके बाद ड्राफ्ट लिस्ट जारी की जाती है ताकि लोग उसे देख सकें और सुधार के लिए कह सकें, और फिर एक तय तारीख को आखिर में वेरीफाइड वोटर लिस्ट जारी कर दी जाती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि यही तारीख तय करती है कि कौन वोट देने के योग्य है। आइए अब देखते हैं कि ये काम कितने बड़े पैमाने पर और कहां-कहां फैला हुआ है। सबसे पहले इस प्रक्रिया को सिर्फ बिहार राज्य में टेस्ट किया गया और बेहतर बनाया गया। इसके बाद इसे एक साथ 12 अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया। इनमें कई ऐसे राज्य भी थे जहां चुनाव होने वाले थे, जिससे टाइमलाइन और भी जरूरी हो गई थी। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि ये रोल आउट एक ही बार में हर राज्य में नहीं हुआ था। तो इन सब तारीखों और डिटेल्स का असली मतलब क्या है? ये क्यों इतनी जरूरी है? असल में ये पूरी प्रक्रिया एक निष्पक्ष और सटीक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। चलिए
समझते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में वोटर लिस्ट को अपडेट करने का ये मुश्किल काम होता कैसे है। ये एक बहुत बड़ा काम है जिसे एक खास टॉप डाउन कमांड स्ट्रक्चर के जरिए पूरा किया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया शुरू होती है सबसे ऊपर से, यानी राष्ट्रीय चुनाव प्राधिकरण से। इस हायरार्की से सबसे ऊंचे लेवल से लेकर जमीनी स्तर तक पूरी प्रक्रिया साफ सुथरी रहती है। डेटा को एनालाइज करके जरूरी सुधार करवाते हैं ताकि हर जानकारी एकदम सही हो। अब इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है एक अकेले अफसर का रोल, ईआरओ। ईआरओ ही वो अधिकारी है जिसके इर्द गिर्द वोटर लिस्ट में बदलाव की पूरी कानूनी और जमीनी कार्रवाई घूमती है। मतलब वो लिस्ट तैयार करवाने का सारा काम भी देखते हैं और वोटर्स के झगड़ों पर जज की तरह फैसला भी सुनाते हैं। चलिए अब जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ ये काम कैसे करते हैं। बीएलओ ही वो सबसे अहम कड़ी है जो घर घर जाकर ये जरूरी सर्वे पूरा करता है। और ये देखिए सिस्टम की बारीकी। वेरिफिकेशन के लिए पुरानी यानी 2002-2004 की वोटर लिस्ट का इस्तेमाल होता है। तो इस टेबल से साफ है कि कैसे हर अधिकारी वोटर लिस्ट को सही और भरोसेमंद बनाने में अपना रोल निभाता है। तो समझने वाली बात यह है कि इतना बड़ा और मजबूत स्ट्रक्चर एक जगह बहुत ज्यादा दबाव बनाता है, और ये सारा दबाव किसी एक पर नहीं बल्कि हर एक ईआरओ के कंधों पर सीधे सीधे आ जाता है। पर क्यों? इतने सारे संवेदनशील फैसले लेने की वजह से हर ईआरओ पर एक बड़ा कानूनी खतरा मंडराता रहता है। तो सवाल ये है, जब इतना कुछ एक ही अफसर के फैसले पर टिका हो तो सिस्टम सबके लिए निष्पक्ष कैसे हो सकता है? यहाँ तक तो सब ठीक लगता है ना, लेकिन इस पूरे प्रोसेस के बीचों बीच एक ऐसी शर्त है, एक ऐसा नियम है जिसने इस पर सबसे बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। एक हिस्टोरिकल बेंचमार्क, और वो बेंचमार्क है साल 2002 से 2004। जी हाँ, लगभग 20 साल पुरानी वोटर लिस्ट। इस पूरे प्रोसेस में उन पुरानी लिस्ट्स को एक तरह से मास्टर कॉपी मान लिया गया है, और अब हर वोटर को ये साबित करना है कि उनका नाम या उनके परिवार का नाम उस 20 साल पुरानी लिस्ट से जुड़ा हुआ है। अब वोटर की जिम्मेदारियां बदल गई हैं। देखिए, सारा खेल ही पलट गया है। अब जिम्मेदारी वोटर की है। नाम बचाने के लिए खुद एक्शन लेना होगा। मतलब साफ है, अगर लिस्ट में नाम रखना है तो ये फॉर्म भरकर वापस देना ही होगा। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ फॉर्म की नहीं है। एक और बहुत जरूरी स्टेप है, 20 साल पुराना लिंक। ये साल बहुत खास है। कई वोटर्स के लिए उनकी नागरिकता और निवास साबित करने का यही आधार है। वोटर्स को चेक करना होगा कि उनका या उनके पेरेंट्स का नाम 20 साल पुरानी वोटर लिस्ट में था या नहीं। अच्छी बात यह है कि ये पुराने रिकॉर्ड्स ऑनलाइन मौजूद हैं, तो कोई भी इन्हें आसानी से चेक कर सकता है। और इसका नतीजा बहुत बड़ा है। अगर लिंक मिला तो समझो आगे का काम एकदम आसान हो गया। और बस यहीं से शुरू होती है असली कहानी। इस पूरे प्रोसेस का सबसे बड़ा सवाल कि सबूत देने का बोझ आखिर किस पर है? द बर्डन ऑफ प्रूफ। देखिए, यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता उन लोगों के लिए है जिनका नाम या जिनके परिवार में किसी का नाम 2002-2004 वाली लिस्ट में था। उनके लिए प्रोसेस काफी हद तक आसान है। मतलब उस साल की जो इलेक्टोरल रोल थी ना, वही सबसे अहम है। अगर नाम 2002 की लिस्ट में है तो छूट है। लेकिन मुश्किल है दूसरे रास्ते पर चलने वालों के लिए। वो लोग जिनका नाम उस लिस्ट में नहीं था, हो सकता है वो तब बच्चे रहे हों या किसी दूसरे शहर में रहते थे। अब उन लोगों पर अपनी एलिजिबिलिटी, अपना पता और अपनी नागरिकता साबित करने का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सारा भार उन्हीं पर है। एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। ऑफिशियल्स एक मैपिंग एक्सरसाइज के जरिए मौजूदा लिस्ट को 2002 वाली से मिलाते हैं। तो जिन्हें डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनके लिए कौन कौन से ऑप्शन मंजूर हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुल 12 डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट अप्रूव की है। लिस्ट के पहले हिस्से में सरकारी आईडी, पेंशन ऑर्डर और पुराने रिकॉर्ड्स शामिल हैं। इसके बाद आते हैं एजुकेशनल, रेजिडेंस और कास्ट सर्टिफिकेट्स। और आखिर में है एनपीआर स्मार्ट कार्ड से लेकर आधार कार्ड तक। इनमें से कोई भी एक चलेगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स को इस लिस्ट में नहीं रखा गया, जैसे कि राज्य सरकार का राशन कार्ड या स्वास्थ्य साथी कार्ड। इन्हें ईसीआई ने रिजेक्ट कर दिया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव सिर्फ वोटों पर नहीं, कुछ जरूरी कागजों पर भी टिकी है। आइए इन्हें समझें। इसका जवाब छिपा है कुछ बहुत जरूरी फॉर्म्स में जो एक वोटर की पूरी जर्नी को मैनेज करते हैं। ये वो 4 फॉर्म हैं जो इस जरूरी लिस्ट में नाम जोड़ने, सुधारने या हटाने का काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म 6 की,
ये पहली बार वोट करने वालों या नई जगह शिफ्ट होने वालों के लिए है। प्रोसेस बहुत सिंपल है, बस पर्सनल डिटेल्स, एक फोटो और उम्र का सेल्फ अटेस्टेड प्रूफ देना होता है। 18 साल की उम्र साबित करने के लिए इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दिया जा सकता है। पहचान पक्की करने के लिए आधार डिटेल्स भी देनी होती हैं, बशर्ते कोई ऐसा करने में असमर्थ न हो। अब आता है फॉर्म 7। इसका सीधा सा मकसद है वोटर लिस्ट को बिल्कुल सही और सटीक रखना। तो इसके 2 मेन काम हैं, या तो किसी गलत नाम पर आपत्ति उठाना या किसी मौजूदा नाम को हटवाना। इसका एक मकसद ये भी है कि अवैध प्रवासियों को वोटर लिस्ट से बाहर रखा जा सके। लेकिन हाँ, नाम हटाने की पूरी प्रक्रिया में एक जरूरी सेफगार्ड है, ताकि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। आवेदकों को ये भी बताना होता है कि गलत जानकारी देना कानूनन अपराध है, इससे जवाबदेही तय होती है। चलिए अब देखते हैं फॉर्म 8 और 8A को। ये दोनों फॉर्म डिटेल्स ठीक करने और पता बदलने जैसे काम आते हैं। मतलब अगर एक ही असेंबली क्षेत्र में पता बदला है तो फॉर्म 8A, और अगर क्षेत्र ही बदल गया तो फॉर्म 8। वैसे फॉर्म 8 सिर्फ पता बदलने के लिए ही नहीं है, ये एक मल्टी टूल की तरह काम करता है। बस ध्यान रहे, पता बदलते वक्त एड्रेस प्रूफ की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगाना जरूरी है। तो देखा, ये है वो 4 फॉर्म्स जो पूरी चुनावी प्रक्रिया की बुनियाद को मजबूत रखते हैं। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये हर एक वोट को निष्पक्ष बनाने की असली नींव है। और यही वो सबसे बड़ी बात है जिसकी आलोचना हो रही है। आलोचकों का सीधा कहना है कि ये प्रोसेस तो उन लोगों को जो पहले से ही भारत के नागरिक हैं और वोटर हैं, उन्हें अपनी ही नागरिकता दोबारा साबित करने के लिए मजबूर कर रहा है। कानूनी तौर पर देखें तो 3 बड़ी चिंताएं जताई जा रही हैं। पहली ये कि चुनाव आयोग का काम चुनाव करवाना है, ये तय करना नहीं कि कौन नागरिक है और कौन नहीं। दूसरी चिंता ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, क्या वो सबके पास होंगे। और तीसरी और सबसे अहम बात कि ये एक नागरिक पर ही अपनी पात्रता साबित करते रहने का एक गलत बोझ डालता है। अब जब विवाद इतना बड़ा हो गया तो मामला प्रशासनिक गलियारों से निकलना ही था, और अब ये पहुंच गया है देश की सबसे बड़ी अदालत में। जी हाँ, इस SIR प्रोसेस की कानूनी वैधता को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क बहुत साफ है कि ये प्रक्रिया नागरिकों के वोट देने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सब सिर्फ कोर्ट में चल रही एक कानूनी बहस नहीं है, ये जमीन पर इसी वक्त हो रहा है। मतलब एक तरफ तो अधिकारी घर घर जाकर ये वेरिफिकेशन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में इसी प्रक्रिया के भविष्य को लेकर सुनवाई चल रही है। फिलहाल की स्थिति ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसेस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, तो ये काम चल रहा है, लेकिन केस अभी खत्म नहीं हुआ है। और जब भी इसका फैसला आएगा, वो एक लैंडमार्क जजमेंट होगा। ये फैसला ही तय करेगा कि भारत में इलेक्शन कमीशन की ताकतों की हदें क्या हैं। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही बुनियादी और बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सवाल ये है कि एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट बनाने के नाम पर प्रशासन की ताकत की सीमा कहाँ खत्म होती है, और एक नागरिक का वोट देने का मौलिक अधिकार कहाँ से शुरू होता है। इस सवाल का जवाब जो भी होगा, वो भारत के लोकतंत्र के भविष्य की दिशा तय करेगा।